तो अभी हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है की मीन्स क्लस्टरिंग। की मीन्स क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम का अगर हमें पता हो तो उसमें जो डेटा है कुछ इस फॉर्म का होता है, x1 और x2, दीज आर आवर इनपुट्स n नंबर ऑफ हो सकते हैं, तो यहाँ मैंने 2 इनपुट्स लिए। तो हमारा जो डेटा होता है उसमें आउटपुट्स नहीं होते अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। मतलब अगर इस तरह का डेटा दिया जाए तो हमें पता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम लगेगा उस डेटा की प्रिडिक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, तो फॉर प्रीवियस नॉलेज हमें पता है इनपुट्स को मशीन लर्निंग की ज़बान में फीचर्स कहते हैं और आउटपुट्स को लेबल कहते हैं। तो अनलेबल्ड डेटा को हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के ज़रिए प्रिडिक्ट करने का एक मॉडल या फिर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग इज़ वन ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। इसमें होता क्या है, क्लासीफाई द डेटा पॉइंट्स कौन से, इनपुट वाले क्लासीफाई करता है, मतलब उनकी क्लासेस बना देता है। डिवाइड देम इनटू क्लस्टर्स, मतलब कुछ क्लस्टर्स बना देता है उसके, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू अ क्लास विच इट डिफाइन इटसेल्फ। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा इनपुट डेटा होगा ना, की मीन्स क्लस्टरिंग क्या करेगा, समझे एक तरह से सिमिलर डेटा पॉइंट्स लेगा, उनको एक क्लास में रख देगा, फिर कुछ और सिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे उनको दूसरी क्लास में रख देगा, और वो क्लास वो खुद बना रहा होगा एल्गोरिथम, वो हमें कोई मिल नहीं रही होगी। क्यों? और वो जो क्लास होगी वो हमारा एक तरह से आउटपुट बन रही होगी। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जब इस पर रन हो जाएगा तो हमारे पास डेटा की एक नई शक्ल आएगी जो कि क्लासिफिकेशन डेटा की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि क्लस्टर्स बन रहे हैं, क्लासेस में डिवाइड हो रहा है डेटा, तो क्लासिफिकेशन डेटा बन जाएगा वो। ठीक है, तो इट जनरेट आउटपुट्स बोलें, लेबल्स बोलें, तो ये लेबल्स लगा देता है डेटा को, और फिर जब लेबल लग जाते हैं तो फिर हम उसको सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम लगा के कोई मॉडल बना सकते हैं या कोई दूसरा एल्गोरिथम लगा के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता है कि वो क्लासेस बना रहा है, तो क्लासेस फाइनाइट ही होंगी, तो फिर फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम लगेगा, क्लासिफिकेशन डेटा है। तो क्लासिफिकेशन डेटा के लिए हमने एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम देखा था, के नियरेस्ट नेबर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो समझे एक तरह से जब हम उस पर के मीन्स क्लस्टरिंग चला लेंगे, हमें क्लासेस मिल जाएंगी, तो फर्दर प्रिडिक्शंस करवाने के लिए कि नया डेटा है तो उसके खिलाफ क्या आउटपुट देगा, उस पर हम के नियरेस्ट नेबर अप्लाई कर सकते हैं, या कोई और क्लासिफिकेशन रिलेटेड एल्गोरिथम इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। अब ये जो डेटा है उसको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है ताकि हम विजुअलाइज कर सकें कि वो क्लस्टर किस बिहाफ पे बनाएगा। तो मैंने क्या कहा, x1, अब ये दोनों एक्सेस ना इनपुट की हैं, आउटपुट नहीं है। तो 1 1 ये पॉइंट है, 1 2 ये पॉइंट है, 3 3 ये पॉइंट है, और 4 4 3 4x1 और 3 ये पॉइंट है। तो अब हम विजुअलाइज करें, एल्गोरिथम को छोड़ दें, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक अलग क्लस्टर में है क्योंकि ये करीब है, और ये दोनों एक अलग क्लस्टर में है। तो एल्गोरिथम भी अपने स्टेप्स फॉलो करके इन दोनों को अलग अलग क्लस्टर्स में डाल देगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लस्टर ए या क्लास ए के डेटा पॉइंट्स हैं और ये क्लास बी के हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला इनपुट का आउटपुट ए है और इन दोनों इनपुट के आउटपुट बी हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दी या क्लस्टर्स बना दिए, तो के मीन्स क्लस्टरिंग है। अब वो किस बिहाफ पे क्लस्टरिंग करता है वो देखते हैं। इसमें जो के है ना, वो है नंबर ऑफ क्लस्टर्स वी वांट आवर डेटा टू बी डिवाइडेड इन। तो वो हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं हमारे इनपुट डेटा के जैसी, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रॉइड्स। तो जो के लेंगे ना, वो हम सेंट्रॉइड्स लेंगे, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो हमें कितने लेने, के लेने, तो हम बोल देंगे जो हम म्यू वैल्यूज़ ले रहे हैं वो के ले रहे हैं, ठीक है, और वो होनी इस डेटा से सिमिलर है। तो हम अगर बोलें कि हमने K2 रखना है, तो हमें μ1 और μ2 लेना होगा। और अगर मैं इस डेटा के बिहाफ पे ले रहा हूँ, मतलब ये कि इनपुट जो है हमारा, अगर हम बोले x1, x2 है, तो हमें यहाँ भी कुछ इस तरह का एक टप्पल लेना होगा और यहाँ भी एक टप्पल लेना होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि इसी डोमेन, इसी रेंज की कुछ वैल्यूज़ उठा लें, या सेम यही एग्जैक्टली उठा लें, या इनसे रिलेटेड। मैं ये भी कर सकता हूँ कि μ1 मैं ले लूँ 2 2, और μ2 जो ले लूँ मैं ले लूँ 3 3, ठीक है।
तो एक मैंने उठा लिया जो मेरा डेटा में नहीं था, दूसरा मैंने उठा लिया जो मेरा डेटा में है, कोई भी वैल्यूज़ ली जा सकती है। मैं चाहता तो एक पॉइंट ये ले लेता, एक पॉइंट ये ले लेता, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे सेंट्रॉइड पॉइंट्स। देन हमारा जो एल्गोरिथम है वो अपनी आइट्रेशन चलाता है। अच्छा, ये जो है हमारे इनिशियल गैस होंगे। जिस तरीके से हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में पढ़ते थे, इनिशियल गैसेस लेते थे, देन एल्गोरिथम जो चल रहा होता था वो फिर वो जो हमारे इनिशियल गैसेस थे उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करता था कुछ रूल्स की बिना पे। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही काम होगा। ये हमने इनिशियल गैस लिए, देन फर्दर हम आइट्रेटिवली इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे ये जो गैसेस होंगे इनिशियल लेवल पे गैसेस हैं, लेकिन फर्दर आइट्रेशन में अपडेट होकर एग्जैक्ट वैल्यूज़ बनेंगे जो हमारा एल्गोरिथम ऑब्वियसली बता रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब एल्गोरिथम फॉलोअप कैसे करता है? सबसे पहले तो हमने 2 इनिशियल गैस ले लिए, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, पहला गैस उठाया, उसका हर डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाल लिया। जिस तरीके से हमने के नियरेस्ट नेबर्स में क्या किया था, जो हमारा इनपुट वैल्यू आ रही थी तो उसका हर ट्रेनिंग डेटा सेट की इनपुट वैल्यूज़ के साथ डिस्टेंस निकाल लिया था, देन आगे काम किया था। यहाँ भी यही करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों सेंटर पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे हर एक पॉइंट के साथ, ठीक है, और उसके लिए एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेंगे। अब हमने जो के लिया है, मैट्रिक्स लिया है ना, डी का एक नाम से मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन मैट्रिक्स की डायमेंशन किस तरीके से रखनी है वो भी हम पता कर लेते हैं। वो ऐसे, जो के लिया है ना उतने नंबर ऑफ रोज़ बनेंगी, मतलब के रोज़, और डेटा पॉइंट्स कितने, उतने कॉलम्स बन जाएंगे। हमारे पास डेटा पॉइंट 4 है तो हम बोल सकते हैं कि 4 डेटा पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनेगा, 2 रोज़ किस बिहाफ पे उठाई, μ1 और μ2, और अगर मैं इनको लेबल कर दूँ, लेबल नहीं, नंबरिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कर दूँ, तो ABCD 4 कॉलम्स, तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इस तरीके से हमें समझ आ जाएगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी μ1 का A पॉइंट के साथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है किस तरीके से होता है, तो फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। μ1 की वैल्यू क्या है, 2 तो 2 का 1 के साथ डिफरेंस, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, और 1 + 1 = 2। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2, लेकिन रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल लगा। तो मैं क्या करूँगा, ये उठा के इधर लिख दूँगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ फिलअप होती जाएंगी। μ1 का इन तमाम डेटा पॉइंट के डिस्टेंस लेके इनमें फिल करेंगे, देन μ2 का इन तमाम डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस लेके इनमें फिल करेंगे। अच्छा, मैं इस वाले के लिए भी निकाल लेता हूँ। मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, 3 तो 3 - 1 प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 4 4 8 रेडिकल 8। तो ये आ जाएगा रेडिकल 8, ठीक है। और जो हमारा रेडिकल 8 होता है वो होता है असल में 2 रेडिकल 2 के बराबर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 रेडिकल 2, ठीक है। इस तरीके से μ2 की भी तमाम डेटा पॉइंट के डिस्टेंस निकाल के इधर लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, वो होगा G, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में, तो मैं लिख देता हूँ 0th आइट्रेशन, तो एक G मैट्रिक्स होगा जो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा होगा हमारे उसको, तो वो भी सेम डायमेंशंस का बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ फिलअप करेंगे, इसमें हम देखेंगे A पॉइंट का μ1 के साथ डिस्टेंस, A पॉइंट का μ2 के साथ डिस्टेंस। जो मिनिमम होगा उसको 1 कर देंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको 0। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो मिनिमम है वो ऊपर वाला है, तो उसको मैंने 1 कर दिया, दूसरे को 0। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ फिलअप करूँगा। देन मैं नेक्स्ट आइट्रेशन करूँगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट आइट्रेशन करने से पहले हमें इनको अपडेट करना है। इनको कैसे अपडेट करेंगे, अब हमें μ1 और μ2 को अपडेट करना है। हम मीन निकालेंगे, लेकिन मीन इसका किसके साथ निकालना है, के मीन्स क्लस्टरिंग में के हो गया कितने क्लस्टर्स, मीन ये होगा जो अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी क्लस्टरिंग होती जाएगी। लेकिन अब हमने ये सोचना है कि μ1 और μ2 को किसके साथ क्लस्टर करें। लेट सपोज मेरे पास नेक्स्ट जो G मैट्रिक्स में वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। तो ये μ1 है और ये μ2 के साथ वाले थे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे μ1 के लिए
कौन कौन सी वैल्यूज़ 1 है, ए बी सी और डी। तो हम क्या करेंगे, μ1 की जो पुरानी वैल्यू थी 2,2 वो लेंगे, ठीक है, और फिर ए बी सी डी में से जो जो हाई वाली वैल्यूज़ है ना उनके पेयर्स उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे 1,1, ठीक है, फिर 1,2, ये मैं सिर्फ ऐसे ही गैस करके लिख दिया, ये कैलकुलेट नहीं किया मैंने, और 4,3। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, 2 + 1 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, हम इसके लिए निकाल रहे ना, तो ये नहीं, इन सब वैल्यूज़ का मीन निकलेगा, क्योंकि μ1 तो अपडेट हो रहा है ना, उसकी वैल्यू को नहीं, जो इसके साथ डिस्टेंस कम में थी ना, मतलब हमने 1 उनको किया है जो कम डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ग्राफ के अंदर, ग्राफ नहीं हमारे इस ग्राफ के अंदर प्लॉटेड, ठीक है। तो जो कम डिस्टेंस वाले थे उन सब का हम मीन ले लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 6 2, ठीक है, ये होगी 2 किसकी वैल्यू होगी, फर्स्ट वालों की, और दूसरे वाले क्या है 1 + 2 + 3, और इसका भी मीन ले लेंगे, तो आ जाएगी 3 5 6, तो ये भी आ गई 2 आ गई, ठीक है, ठीक है, तो ये भी 2 आ गई। तो मतलब हमारा न्यू μ1 जो होगा वो 2,2 होगा। इस सूरत हाल में क्या अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने रैंडमली 1 0 कंसिडर किए, उसको देख के नहीं किया। इसी तरीके से μ2 को देखेंगे, μ2 का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ c ही है जो करीब तरीन है, तो हम उसकी वैल्यू उठाएंगे 3,3। दूसरा तो कोई है नहीं जिसके साथ इसका मीन लें, तो यही वैल्यू रह जाएगी μ2 में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। देन नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, डिस्टेंस जी, देन ये, लेकिन कब तक करेंगे, स्टॉप तो होना है कभी। हम तब तक ये सब करते जाएंगे जब तक किसी 2 कंसेक्यूटिव आइटरेशन में जी मैट्रिक्स सेम ना आ जाए। मतलब अगर नेक्स्ट आइटरेशन करें और यही मैट्रिक्स बन गया ना, तो हम बोलेंगे बस यही ठीक है, तो हमारे क्लस्टर्स बन जाएंगे। और हाँ, जी में हम ये बोल सकते हैं कि जी मैट्रिक्स जब बना रहे हैं हम बोल दें कि ये वाला ग्रुप 1 है और ये वाला ग्रुप 2 है। ये समझो हमने अपने आउटपुट को नाम दे दिया G1 G2, इसको हम C1 C2 या क्लास 1 क्लास 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी दे सकते थे। अब इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब ये हमने एक एग्जांपल लिए, ये हमारे पास एज अ क्वेश्चन आया है, ठीक है, अनलेबल्ड डेटा है, हमने इसको ग्राफ में प्लॉट कर लिया। तो हमने सबसे पहले μ1 और μ2 कंसिडर कर लिए। मैंने क्या किया, इन डेटा पॉइंट्स वाले सेंट्रॉइड्स नहीं उठाए, ये दोनों सेंट्रॉइड्स कहलाते हैं। मैंने क्या किया कि ग्राफ में देखा और जो इनमें आ सकती वैल्यूज उनमें से कुछ एक उठा ली। तो 2,2 यहाँ बनता है, इसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, और 3,2 यहाँ। तो ये मेरे 2 सेंट्रॉइड्स हैं। अब इनके बिहाफ पे मुझे इस सेंट्रॉइड का इससे डिस्टेंस लेना है, इस सेंट्रॉइड का भी इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। तो आइट्रेशन 0 हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारा कैसे बनेगा, तो ये जो ऊपर लगा रहा हूँ उसका मतलब ये कौन सी आइट्रेशन वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ हमें पता है हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं और 2 म्यू है, मतलब के क्या है हमारा 2, मतलब 2 क्लस्टर्स बनेंगे, या 2 क्लासेस या 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा डेटा। तो उसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ A B C D, और यहाँ लिख लेता हूँ μ1 μ2। इससे ये आसानी रहेगी पहचानने में कि A का μ1 के साथ डिस्टेंस, B का μ1, तो यहाँ साइड पे मैं सारे डिस्टेंसेस लिख लेता हूँ। तो डिस्टेंस 1 1, इसका मतलब है डिस्टेंस मैट्रिक्स में 1 रो 1 कॉलम इसका, ठीक है। या फिर मैं 0 0 भी लिख सकता था छोड़ने से, तो इसका डिस्टेंस लूँगा। तो मेरा μ1 क्या है 2 2 और 1 1, तो वही लिख लिया 2 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 1 स्क्वायर, वो आ जाएगा रेडिकल 2, तो मैं वो उठा के इधर लिख दूँगा। इस तरीके से मैं सारे के सारे डिस्टेंसेस मालूम कर लूँगा, D1 2। तो ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिए पहली रो के, मतलब फर्स्ट रो के चारों डिस्टेंसेस, और ये सारे डिस्टेंसेस ABCD पॉइंट के μ1 के साथ हैं। नेक्स्ट मैं निकालूंगा μ2 के साथ। तो अब मैं सेकंड रो पे आ गया, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
3 है, 3 और 2 है मेरे सेंटर पॉइंट, तो 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर, वो आ जाएगा मेरा रेडिकल 5, तो वो मैं इधर लिख लूँगा। इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूँगा। यहाँ मैंने क्या किया, सेकंड रो के μ2 के साथ सारे डिस्टेंसेस निकाल के इधर लिख लिए। देन मुझे क्या करना है, ये सारे डिस्टेंसेस ऐसे निकालने, ये सारी वर्किंग होगी क्वेश्चन की, ठीक है। इस तरीके से लिख लिए। अब मुझे G0 फाइंड करना है। G0 फाइंड किस तरीके से करूँगा, वही लिख दूंगा A B C D, ठीक है। और यहाँ μ1 μ2 भी लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर है कि मैं बोलूँ G1 G2, ये मेरे क्लस्टर या क्लासेस के नाम है, ठीक है। तो ये है ग्रुप मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो छोटा है उसको 1 कर दूंगा, दूसरे को 0। तो यहाँ रेडिकल 2 छोटा है, उसको 1 0, यहाँ भी 1 0, यहाँ 0 1 0 1, ठीक है। ये मेरा हो गया जी मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये आइट्रेशन पूरी हो गई है। नेक्स्ट मुझे सेकंड आइट्रेशन के लिए μ1 और μ2 कैलकुलेट करने। तो मुझे पता है μ1 को किस तरीके से करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट रो है मुझे पता है वो μ1 के साथ के डिस्टेंसेस हैं, तो वो मिनिमम कहाँ है, ए और बी पॉइंट पे। तो मैं ए और बी पॉइंट निकालूंगा, उन दोनों का मीन ले लूँगा। मीन कैसे, कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। तो एक सही नोटेशन में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैं कर लेता हूँ 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसके आंसर्स आ जाएंगे, ये 2 हो जाएगा तो 1 और ये 2, तो μ1 की नई वैल्यू आ गई। μ2 के क्या है, तो ये μ2 और μ1 दोनों आ गए हमारे पास। अच्छा, अगर हम देखें μ1 कहाँ लैंड हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से हट के इधर आ गया। और μ2 4,2 पे 4 2, वो यहाँ से हट के इधर आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे सेंट्रॉइड पॉइंट्स है ना, वो दूसरे डेटा पॉइंट्स के करीब तरीन जा रहे हैं। ये थोड़ा दूर था लेकिन इधर आया तो ये थोड़ा इनसे करीब हो गया, ये इधर आया इनसे करीब हो गया लेकिन इनसे दूर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासेस में डिवाइड होता जा रहा है। नेक्स्ट हम सेकंड आइट्रेशन करते हैं, जिसे हम कहेंगे आइट्रेशन 1। उसमें भी सेम, अब मेरा डिस्टेंस मैट्रिक्स D1 हो जाएगा, सेम A B C D और μ1 और μ2 की रिस्पेक्ट से, ठीक है। अब इसके मैं डिस्टेंसेस बना लेता हूँ। अब देखिए, ये मैंने सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए। ये 4 डिस्टेंसेस μ1 के साथ वही अपना पुराना डेटा इस्तेमाल किया, उसके नए सेंट्रॉइड पॉइंट से डिस्टेंसेस निकाले, तो कुछ यूँ बने। ये मेरे डिस्टेंसेस और ये मेरा डिस्टेंस मैट्रिक्स। देन मैंने ये 0 नहीं आएगा, ये 1 है, G1, ठीक है, क्योंकि ये आइट्रेशन के साथ G1 भी नया आया। तो इसमें क्या हुआ, 1 छोटा था और 1 बड़ा था, 1 छोटा था और रेडिकल 10 बड़ा था, तो वो 1 आ गया। इस तरीके से जी मैट्रिक्स अपडेट किया, ठीक है। अब मैं नया μ1 μ2 फाइंड करूँगा, लेकिन सेकंड आइट्रेशन में आने के बाद पहले मुझे देखना है कि जो मेरा G1 है वो लास्ट आइट्रेशन के जी के साथ मैच तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो मैं स्टॉप हो जाऊँगा, नहीं तो मैं ऐसे ही चलता रहूँगा हमेशा। तो मैंने क्या देखा, G1 और G0 आर एग्जैक्टली सिमिलर, तो वी विल स्टॉप हेयर। तो इस पे हम क्या कहेंगे कि अब हम क्लासेस डिफाइन कर देंगे। तो हमने कहा कि हम फर्दर अगर सेंट्रॉइड पॉइंट्स को और कितना भी करीब लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जी मैट्रिक्स सेम आ रहा है। मतलब μ1 और μ2 के साथ जो कम डिस्टेंस पे हैं वो A और B वाले पॉइंट्स हैं, μ1 के साथ, C और D μ2 के साथ है। तो अब मैं जो अपना डेटा है ना, उसके इस कॉलम में इस तरीके से लिख दूंगा, जो A और B हैं वो मेरे μ1 वाले ग्रुप में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा G1 और दूसरे वाले में लिख दूंगा G2। अब देखें हमारे पास आउटपुट क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़। तो G1 और G2 किस्म का डेटा है, ठीक है। तो अब ये मेरा कौन सा डेटा बन गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस पे मैं के नियरेस्ट नेबर अप्लाई कर सकता हूँ। अब नया डेटा आएगा, मैं के नियरेस्ट नेबर अप्लाई करूँगा, वो भी उसको G1 या G2 में किसी में क्लासीफाई करके दे देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसमें क्या हुआ, मैं 2 आइट्रेशन में ही रुक गया। हो सकता है सवाल कुछ ऐसा हो मुझे 10 आइट्रेशन करनी पड़ जाए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डिस्टेंसेस ऑफ एवरी पेयर ऑफ इनपुट
फ्रॉम द सेंटर पॉइंट अब जितने भी ली में सबके साथ करेंगे और एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेंगे। डिस्टेंस मैट्रिक्स किस डायमेंशन का वो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, जो सेंटर पॉइंट्स है वो नंबर ऑफ रोज हैं और जितने हमारे पास इनपुट्स दिए हुए टेस्ट डेटा या ट्रेनिंग डेटा में वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसमें डायमेंशन का डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करके इधर लिख देंगे, फिर जी मैट्रिक्स बनाएंगे उसी डायमेंशन का, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको मतलब कॉलम इसमें देखना है कॉलम वाइज, तो जो मिनिमम होगा दोनों में से उनमें 1 कर देंगे और दूसरे को 0। फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए नया μ1 μ2 फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे कि जो μ1 है, μ1 वाली रो को देखेंगे और देखेंगे जहाँ जहाँ 1 आया है ना, मतलब A और B पॉइंट के लिए 1 आया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे और उनका मीन ले लेंगे, मीन ऐसे लेंगे, ठीक है, और वो हमारा नया μ1 या μ2 बन जाएगा। फिर हम उसे आइट्रेशन 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे, आइट्रेशन 2 फिर इस तरीके से 3rd 4th जो भी है, ठीक है, लेकिन रुकना कब है, 2 कंसेक्यूटिव आइट्रेशन में जब जी मैट्रिक्स सेम हो जाए तो रुक जाना है। इस तरीके से हमारा के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमारे अनलेबल्ड डेटा को लेबल डेटा कर देता है। देन उस लेबल डेटा पे हम कोई सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं या मॉडलिंग कर सकते हैं या जो कुछ भी करना चाहें, तो इस तरीके से हमारा काम करता है। अच्छा, अगर हम इस तरीके का कुछ डेटा लें तो फर्स्ट वाली पॉइंट को अगर लें तो इसमें सारा डेटा कुछ ऐसे, बज़ाहिर तो हमें पता चल रहा है कि ये एक क्लस्टर बन जाएगा, ये एक दूसरा, ठीक है। हमने क्या किया, 2 सेंटर पॉइंट्स लिए, एक को ग्रेड से शुमार कर दिया, एक को ब्लू से। देन हमने अपना एल्गोरिथम चलाया, उसने कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दी कि ये वाली चीज़ों को इस वाले सेंटर पॉइंट से करीब दिखाया और ये वाले को इस वाले सेंटर पॉइंट से। देन हमने आइट्रेशन दूसरी चलाई, तो फिर जो हमारा μ1 और μ2 था वो अपने डेटास के करीब चला गया, ठीक है, अब वो इधर और इधर आ गया। देन यहाँ पे हमने क्या किया, अपने μ1 और μ2 को अपडेट किया है, जो ये x वाले है ना वो μ1 μ2 है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे गए, अब नेक्स्ट पे फर्दर उसने डेटा को क्लासीफाई किया ऐसे, ठीक है, फिर हमने और करीब किया, लेकिन यहाँ हमें आके पता चला कि हमारा डेटा ऑलमोस्ट क्लासीफाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ हम रुक गए। इस तरीके से के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम चलता है। तो दैट्स ऑल फॉर के मींस क्लस्टरिंग। आई होप आपको समझ आई होगी कि इसे सॉल्व कैसे करना है और समझे कैसे कि जो गिवन डेटा सेट है वो के मींस क्लस्टरिंग के ज़रिए लेबल्ड होगा। थैंक यू।